हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। एनटीए-नेट सोशियोलॉजी 2020 का पेपर जो कि नवंबर में आया था सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 121 लेते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो भी यही कह रहा है कि एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के साथ मैच कीजिए। देखो, इसके लिए आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए, उनका काम आपको याद होना चाहिए, उनके ईयर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आपको दो ऑप्शन भी अगर आ जाते हैं प्रॉपर वे में तो आप फिर भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए आपको ठीक से करना होता है। ठीक है, इसको अपन मैच करते हैं। ऑस्कर लेविस की जो बुक है वो है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, निर्धनता की संस्कृति। देखो, उसमें ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन 1 में मैच हो गया। ठीक है, गॉट इट। फिर आपको बात करते हैं लुइस वर्थ की। लुइस वर्थ ने जो ऑप्शन दिया है वो दिया है अर्बनिज्म, रू अर्बनिज्म। ठीक है, रू अर्बनिज्म, यानी कि ये इसके साथ मैच हो गया। थर्ड आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है जैनिस पर्लमैन का। ये क्या कह रहे हैं, द माइथ ऑफ द मार्जिनिटी। ठीक है, ये कह रहे हैं। एंड डेविड हार्वे की जो बुक है वो है राइट टू द सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आर करेक्ट। अब बात करते हैं राइट टू द सिटी। ये लिखी गई है थी आपकी सन 2008 में, जो डेविड हार्वे की बुक है। कल्चर एंड पॉवर्टी जो लिखी गई थी वो 1994 की लिखी गई है, ऑस्कर लेविस की। मिथ एंड मर्जनिटी जो बुक है वो लिखी गई थी 1979 की, जो जैनिस पर्लमैन की है। और नेक्स्ट बुक जो आपकी अर्बनिज्म है एज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन जीने के तरीके, ये आपके लिखे गए थे 1938 में। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 122 लेते हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी लिस्ट को एक लिस्ट को दूसरे के साथ मैच करना है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसका अपन देखते हैं फील्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फील्ड ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है कि फील्ड में जाकर के आप ऑब्जर्वेशन करो, यानी आंखों से देखो, आपके आईज का यूज करो और ऑब्जर्वेशन करो। तो जो फील्ड ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है आपके एम्पेरिकल रिसर्च में। ठीक है, अनुभविक शोध के अंदर आपके फील्ड ऑब्जर्वेशन होता है, एम्पेरिकल रिसर्च होता है। एम्पेरिकल रिसर्च की बात करते हैं तो एम्पेरिकल रिसर्च में क्या होता है कि साक्ष्य को प्रमाणित करना, यानी कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको आपको परिमाणित करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसकी गुणात्मक रूप से अर्थ निकाला जाएगा, उसके गुणों को बताया जाएगा। ठीक है, गुणात्मक रूप से अर्थ बताना, इसको कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च। तो जो फील्ड ऑब्जर्वेशन में होएगा, जो आप आंखों से देखोगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करोगे, दैट कॉल एम्पेरिकल रिसर्च, यानी कि फर्स्ट का आएगा थर्ड। दूसरा आपका है बी, लुकिंग एट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कार्य और कारण के रिलेशनशिप को देखना। ठीक है, वो किस में कहलाता है, वो एक्सप्लांटरी रिसर्च में कहलाता है। एक्सप्लांटरी रिसर्च में, जिसमें क्या होती है, व्याख्या की जाती है कि क्या कारण था और उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, ये वाला। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4, एम ऑफ द डिस्क्राइब एंड द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि बड़ी पॉपुलेशन है आपके पास, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना। तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे सर्वे। आपको पता है ना, जनगणना होती है तब सर्वे किया जाता है, या पोलियो अभियान होता है तब सर्वे किया जाता है मेडिकल का, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन में हमको डेटा कलेक्ट करने होते हैं लार्ज पॉपुलेशन की कुछ के अंदर, ताकि हम वहाँ पे समराइज करके रैंडमली बता सके कि क्या रिजल्ट आया। ठीक है, एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मीडिया रिपोर्ट, कि आपके पास जो प्रिंट मीडिया है, समझना, जितना भी आपके पास प्रिंट मीडिया है, प्रिंट है, उनके अकॉर्डिंगली आपको जो रिसर्च करनी होगी उसको कहेंगे कॉन्टेक्ट एनालिसिस, अंतःवस्तु विश्लेषण। यानी कि ऑप्शन आपके आएगा 122, 122 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 123 लेते हैं। 123 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको भी आपके वक्त को ऑथराइज के साथ या एडिटर के साथ मैच करना है। आपकी जो बुक है पहले नंबर की वो है इंडियाज चेंजिंग विलेज। ठीक है, ये 1958 में लिखी गई थी और ये एस.सी. दुबे ने लिखी है। इंडियाज चेंजिंग विलेज एस.सी. दुबे ने लिखी है। दूसरी आपकी जो बुक है वो है राजस्थान विलेज, वो बी.आर. चौहान ने लिखी है।
ठीक है। बी आर चौहान ने लिखी कौन से ईयर के अंदर? 1967 के अंदर बी आर चौहान ने राजस्थान विलेज बुक लिखी। थर्ड बुक आपकी है द रिमेम्बर्ड विलेज, ये लिखी है आपकी एम एन श्रीनिवासन। ठीक है, एम एन श्रीनिवासन ने लिखी द रिमेम्बर्ड विलेज, ये लिखी 1978 के अंदर। इसकी एक बहुत फनी सी स्टोरी है कि पूरा गांव जल गया था। एम एन श्रीनिवासन वहाँ पे फील्ड में स्टडी कर रहे थे और अपनी बुक लिख रहे थे। उस समय जहाँ पे वो निवास कर रहे थे सडन गांव में आग लगी और जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, जो उन्होंने सर्वे किया वहाँ पर, वो सारी जो डेटा था वो सब कुछ जल के राख हो गया था। ठीक है, फिर उन्होंने अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग, जो भी आपको मेमोराइज था उसके अकॉर्डिंगली जो आपने बुक लिखी उसका नाम उन्होंने दिया द रिमेम्बर्ड विलेज। एंड द नेक्स्ट बुक है विलेज इंडिया, ये आपके 1985 में लिखी गई और ये लिखी गई मैकियम मेरिट द्वारा। यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा इंडिया चेंजिंग विलेज का आ गया एस.सी. दुबे और राजस्थान विलेज का बी आर चौहान, यानी इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 1, 2, 4, 124 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये भी क्या कह रहा है कि आपको वो एक लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट के साथ मैच करना है। ठीक है, तो पहला इन्होंने नाम दिया है, वो नाम दिया है मैनुअल कैसल्स का। ठीक है, मैनुअल कैसल्स देखो इसी क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है नाम मैनुअल कैसल्स का। अब ये आपको याद हो ही चुका होगा कि मैनुअल कैसल्स ने कौन सी दी थी, उनका कॉन्सेप्ट क्या था? नेटवर्किंग लॉजिक। ठीक है, नेटवर्क सोसाइटी दी थी ना मैनुअल कैसल्स ने, नेटवर्क सोसाइटी, तो नेटवर्क जो लॉजिक था वो मैनुअल कैसल्स का, यानी कि ए का 2 ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेटवर्क सोसाइटी कौन सी हो गई? याद हो गया होगा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। ठीक है, जितनी भी सोशल मीडिया है जिनसे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी लगाए रखते हैं वो सारे आपकी नेटवर्क सोसाइटी होती है। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है? मिशेल फूको। इनका जो ऑप्शन था वो था पैनोटिपिटल सर्विलेंस। ठीक है, सर्विलेंस इनका क्या था? पैनोटिपिटल सर्विलेंस, यानी कि सर्वचाक्षुक निगरानी, फूको का। ठीक है, ये इनका ऑप्शन रहा। आपका थर्ड ऑप्शन क्या है? लेवी-स्ट्रॉस। लेवी-स्ट्रॉस ने बाइनरी ऑपोजिशन दिया था, बाइनरी ऑपोजिशन यानी द्विचर प्रतियोगिता। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है एंथोनी गिडिंग्स, इन्होंने दी थी प्लास्टिक सेक्सुअलिटी, प्लास्टिक कामुकता का इनका कॉन्सेप्ट था। यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? देखो, मैनुअल कैसल का नेटवर्किंग सोसाइटी, फूको का पॉपनेट सर्विलेंस, थर्ड का लेवी-स्ट्रॉस का बाइनरी एंड गिडिंग्स का प्लास्टिक। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। 125 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। पहला आपका है प्रोपोनेंट्स, प्रतिपादक, जो ऑथर हैं वो, और दूसरा आपका है कॉन्सेप्ट कि किस ऑथर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। तो पहला आता है कैथलीन गफ। कैथलीन गफ ने जो किया है वो दिया है तालिकेतु कल्याणम। ठीक है, कैथलीन गफ का जो अध्ययन था वो तालिकोतम उस पे था। दूसरा आपका है द नौगम्बरी, टी नौगम्बरी, इन्होंने जो अध्ययन किया था वो मालाबार के मातृवंशीय परिवारों का अध्ययन किया था, मैटरनिटी पर। ठीक है, मैट्रियार्की पे किया था। तीसरा आपका आ रहा है पी कैप्लेन। पी कैप्लेन की जो स्टडी थी वो थी इंटरसेक्शनिटी। ठीक है, यानी कि अंतः लैंगिकता, अंतः लैंगिकता। ठीक है, किसकी थी ये पी कैप्लिन की थी। और जो लीला दुबे की स्टडी रही वो रही आपकी सीड्स एंड अर्थ। ठीक है, इन्होंने धरती और बीज के ऊपर इनकी स्टडी रही। तो इसका जो पहला ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज राइट, क्योंकि ए का कैथलीन गफ का हो गया है तालिकेतु, बी का हो गया है आपका मालाबार के मातृवंशीय परिवार, कैप्लिन का हो गया है आपके लैंगिकता एंड लीला दुबे की हो गई है आपके धरती और बीज। इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, 126 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ये क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑर्डर इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन जैसे जैसे बढ़ा उसका डेवलप आपको बताना है सीक्वेंस ऑर्डर में। ठीक है, पहला एज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पीच, राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो ह्यूमन ने किया वो पहले संकेतों का विकास किया। ठीक है, कि आप मुझे हाथ दिखा रहे हो तो मैं आपको मुक्का दिखाऊं दैट इज साइन, यानी कहीं आग हो रही है तो हमें कैसे दिखाना है। ठीक है, ये आपका साइन का पहला युग था।
ठीक है। नेक्स्ट आपके बताया उन्होंने स्पीच, भाषा सीखी उन्होंने, मानवीय भाषा, कि हम एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाउ टू बी कम्युनिकेट टू अदर पीपल्स। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट करना सीखा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किए, उसके बाद हमने कुछ गैजेट्स यूज किए जिससे कि हम बात कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमने राइटिंग, लेटर लिखे, हमने राइट लिखा, शिलालेख लिखे, पूर्व काल में पत्राचार के माध्यम से काम हुआ, वो राइटिंग लिखी है। और उसके बाद एज ऑफ द इंफॉर्मेशन का युग आ गया, संचार का युग आ गया, सूचना का युग आ गया, कि हम घर बैठे सिर्फ एक गैजेट के थ्रू पूरे संसार में कहीं की भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आया इंफॉर्मेशन का युग। तो सबसे पहले कौन सा युग था? एज ऑफ द साइन, संकेतों का युग, यानी कि ई, ये 2 में आ रहा है। उसके बाद आया आपके स्पीच, हमने बोलना सीखा, हमने भाषा का किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, हमने गैजेट्स यूज करने शुरू कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना शुरू कर दिया और फिर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सीख गए। यानी कि 126 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 127 लेते हैं। डाल्टन पार्सन हैज गेन फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द सोशल सिस्टम। ठीक है, ये सोशल सिस्टम जो था, डाल्टन पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली में जो कार्य बताए हैं, फंक्शंस बताए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उनका जो फंक्शंस है, पहला है इंटरगेटिव, अडेप्टेशन, लेटेंसी एंड गोल अटेनमेंट फंक्शन। ठीक है, अब इनकी एक थ्योरी थी, आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक भी मिल जाएगी, AGIL मॉडल। ठीक है, इनकी पूरी सोशल सिस्टम जो उन्होंने लिखा है वो AGIL मॉडल पे लिखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इसके चलते हैं, AG अडेप्टेशन, ठीक है, यानी कि B पॉइंट। ठीक है, फिर आपका आया गोल अटेनमेंट। पहले आप किसी चीज़ के साथ अनुकूलन करना सीखेंगे, किसी भी व्यवस्था के साथ अनुकूलन करना सीखेंगे। उसके बाद आप लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करेंगे, लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और उसके साथ लक्ष्य प्राप्ति का कार्य करेंगे, तो गोल अटेनमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आपका इंटरगेटिव फंक्शन। ठीक है, आप उस पे उसका समाकलन करेंगे, यानी कि देखेंगे कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या कमी आ रही है, क्या हम हमारे लक्ष्य के लिए जो हमने कदम उठाए हैं वो ठीक तरीके से उठाए हैं, मतलब उसकी प्रॉपर वे में समीक्षा करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो आता है लास्ट, वो आपका आता है लेटेंसी फंक्शन, यानी कि उसके बाद आपको उसमें वैधता प्राप्त हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ तक के प्रोसेस में आप सारा काम कर चुके होते हैं, ये आपको उस फंक्शन के लिए वैधता प्रदान करता है। तो AGI जो मॉडल है वो यही कहता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्सन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द योगेंद्र सिंह ग्रुप बुक। योगेंद्र सिंह की जो किताबें हैं उनको आपको सीक्वेंस वाइज करना है। ओके, पहली बुक है आपकी कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड द ग्लोबलाइजेशन। ये वाली बुक उनकी लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, जो थी 2000 सन। एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन, ये वाली बुक हुई थी उनकी 1978 में। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल, ये वाली बुक थी उनकी 1973 में। नेक्स्ट बुक है आइडियोलॉजी एंड द थ्योरी ऑफ द इंडियन सोशलॉजी, ये वाली बुक 1984। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज की जो बुक है वो है 1977। तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्रोनोलॉजिकल में लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लगाते हैं जो हमारी जो है बुक, वो लगाते हैं सबसे पहले 1973, यानी कि 2 के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लगा रहे हैं 1978। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज 3। आपके 128 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। गिव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द किंगशिप थ्योरी गिवन बुक। किंगशिप जो थ्योरीज थी उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कैसे कैसे किंगशिप की जो थ्योरी थी, नातेदारी संबंधों की व्यवस्था, वो डेवलप हुई। तो सबसे पहले जो व्यवस्था हुई थी वो हुई थी आपकी डिसेंट। ठीक है, डिसेंट के अंदर डिसेंट के जो ऑथर थे, जो उन्होंने व्यवस्था दी डिसेंट की, वंशक्रम, इसको अगर हिंदी में हम देखते हैं तो उसको देखते हैं वंशक्रम, यानी कि जो व्यवस्था दी थी ये रैडक्लिफ ब्राउन ने दी थी। रैडक्लिफ ब्राउन ने दी थी। और ये क्या कह रहे थे कि माता पिता के माध्यम से वंश का निर्धारण होता है, रखरखाव होता है, और ये
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ट्रांसमिट होता है, हस्तांतरित होता है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे डीएनए हैं या जो संस्कार हैं वो हमारे दादाजी के, परदादाजी के और ऊपर उसके अकॉर्डिंग है, और हम आने वाली पीढ़ियों को भी वही देके जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे वंशक्रम। नेक्स्ट उनकी जो थ्योरी थी वो थी अलायंस। ये बहुत फेमस थ्योरी है, ये 1949 में लेवी स्ट्रॉस ने दी थी थ्योरी। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस ने दी थी, और इनकी जो बुक थी वो बुक का नाम था द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ठीक है, इस वाले उसमें क्या था कि एक व्यक्ति का विवाह दूसरे व्यक्ति से कर दिया जाता है, मेल का फीमेल के साथ कर देते हैं, फीमेल का मेल के साथ कर देते हैं। इसके द्वारा इन दोनों का गठबंधन होता है और ये अपने डीएनए, अपने संस्कार, अपने समूह का विस्तार करते हैं, यानी कि इनके फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर वो किसी और के साथ एंगेज रहेंगे, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने समूह का विस्तार करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ उनमें संबंधों का निर्माण होता है। गॉट इट? तो जो अलायंस थ्योरी थी वो ये कह रही थी। नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी थी किंगशिप के अंदर वो थी कल्चरल, सांस्कृतिक दृष्टि से, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब हम हस्तांतरित करते हैं तो क्या करते हैं, हमारी संस्कृति जिसमें हमारा मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक हम एक दूसरे को देके जाते हैं। ठीक है, हमारी जो संस्कृति का भौतिक और अभौतिक स्वरूप है वो हम देते जाते हैं, और उसके बाद में हमारी जो अंतिम किंगशिप थ्योरी की जो अंतिम स्टेप है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल थ्योरी। यानी कि इतना सब होने के बाद हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका होता है, एक फैमिली जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक फैमिली तैयार हो चुकी होती है, और फैमिली तैयार होने के बाद ये स्ट्रक्चर हो गया। और फैमिली में क्या क्या होते हैं, फैमिली में आपके रिलेशनशिप हो गए, फैमिली में आपका कल्चर हो गया, फैमिली में आपके नॉन मटेरियलिस्टिक हो गई, आपकी भौतिकवादिता, आपके रख रखाव हो गए, आपके डीएनए हो गए। ये सारी चीज़ें मिलकर के प्रकार्यात्मक रूप से कार्य करती हैं, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिस्ट काम होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा DABC। ठीक है, सबसे पहले ये डिसेंट, उसके बाद अलायंस थ्योरी, उसके बाद उसको कल्चर रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूती मिलेगी इन संस्कारों को, उसके बाद उनका एक स्ट्रक्चर तय होगा जिसे फैमिली और मैरिज कहा जाता है, और समाज का निर्माण होगा, नातेदारी का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 130, Which of the following is the correct sequence of the evolution of marriage according to L.H. Morgan? L.H. Morgan ने जो evolution of marriage दी थी उसके करंट सीक्वेंस को आपको बताना है कि उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। पहला इन्होंने दिया सिंडेंसियम, मोनोगमी, ग्रुप मैरिज एंड कॉन्सेंगेंस एंड पैट्रियार्कल। ठीक है, तो अपन चलते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या दिया, इन्होंने दिया प्रोमिसिटी। ठीक है, इनकी जो थी वो अपन यहाँ लिख सकते हैं। इनका जो फर्स्ट था वो ये था प्रोमिसिटी। इसके अंदर क्या था कि पूरी समाज व्यवस्था लूज थी, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित कर सकता था और परिवार का निर्माण कर सकता था, नहीं पूरा लूज सिस्टम था यहाँ पे। ठीक है, पहली आपकी ये हो गई। दूसरी आपकी जो अवस्था थी वो थी कॉन्सेंगुइन्स। ठीक है, ये वाली अवस्था थी। ठीक है, इस वाली अवस्था के अंदर क्या होता था कि ब्रदर और सिस्टर्स आपस में मैरिज करते थे कि रक्त की शुद्धता बनी रहे। उनका टॉपिक क्या था कि रक्त की शुद्धता बनी रहे, हमारा ब्लड हमारे में ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो था वो पुलालुवन परिवार हुआ करता था, पुलालुवन विवाह व्यवस्था। अपन यहाँ लिख देते हैं इसको, इसका नाम ही ऐसा है। ठीक है, पुलालुवन जो व्यवस्था थी उसके अंदर क्या करता था कि ब्रदर सपोर्ट नहीं करता था अपनी सिस्टर को मैरिड के लिए कि मैं तो उससे शादी नहीं करूंगा भाई। ठीक है, ब्रदर नॉट सपोर्ट, ये पुलालुवन व्यवस्था हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिंडेंसियम व्यवस्था लिखी। ठीक है, सिंडेनियम व्यवस्था जो यहाँ है वो लिखी। उन्होंने क्या कहा इसके अंदर कि एक समूह, एक ग्रुप, ठीक है, दूसरे ग्रुप के किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित कर सकता था। ठीक है, एक ग्रुप का व्यक्ति दूसरे ग्रुप के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित कर सकता था। देखो पहले वाली जो व्यवस्था थी प्रोमिसिटी, उसमें क्या था, ग्रुप ही नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल लूज सिस्टम था, कोई ग्रुप नहीं था। यहाँ पे ग्रुप बन गए। ठीक है, व्यवस्था सेम है, बस यहाँ पे ग्रुप बन गए, यहाँ पे ग्रुप नहीं थी। नेक्स्ट उनकी जो व्यवस्था बताई वो बताई पैट्रियार्कल।
ठीक है। पैट्रियार्कल के अंदर क्या होता था कि जो पुरुष प्रधान देश हैं, जो मेल हैं वो डोमिनेंट रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, डोमिनेंट रहेंगे। तो शादी जो होगी वो इसी बेस पे होगी कि मेल हमेशा डोमिनेंट रहेंगे। और लास्ट में जो उन्होंने बताई उन्होंने कहा मोनोगेमी, ठीक है, यानी कि एक विवाह, कि भाई एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, एक ही स्त्री एक पुरुष के साथ विवाह कर सकती है, ठीक है। तो अब चलते हैं इनके सीक्वेंस वाइज में। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस वाइज में आती है वो प्रोमिसिटी आती है। तो प्रोमिसिटी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं इसलिए नहीं आएगी। तो पहले आ गया प्रोमिसिटी। दूसरा जो है वो आती है कॉन्सिग्नेंस, यानी कि डी, ठीक है, कॉन्सिग्नेंस आएंगी, अपन इसको यहाँ लिख देते हैं डी। उसके बाद जो आएगी वो आएगी पोलालुअन परिवार, जिसे कि ग्रुप मैरिज कहा जाता है, ठीक है, जिसे कि ग्रुप मैरिज कहा जा रहा है। उसके बाद आपके आ गया है सिनेंसियम, पैट्रियार्की एंड मोनोगामी। पैट्रियार्की में क्या था ई और मोनोगामी में क्या था बी, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा DCAEB। अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इस टाइप का, ई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है प्रॉपर सीक्वेंस वाइज में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा DCA और B, ठीक है। ये याद रखना, सीक्वेंस में ये ऐसे ही आएंगे। इन्होंने जो व्यवस्था दी थी वो इसी प्रकार की व्यवस्था दी थी। 130 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।